Hi everyone, welcome back to the second part of lesson 21. In the first part, we had discussed about corporate insolvency resolution process. See, we had discussed कि जब कभी भी कोई कॉर्पोरेट पर्सन इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में आता है, करेक्ट। जब कभी भी कोई कॉर्पोरेट पर्सन इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में आता है, तब दो चीजें हो सकती है। पहला, तो हम कोशिश करते हैं कि उस एंटिटी को क्या कर लिया जाए, रिवाइव कर लिया जाए, उसे बचा लिया जाए, करेक्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन प्लान्स इनवाइट करते हैं। ये रेजोल्यूशन प्लान कब तक आ जाने चाहिए? आपको एक टाइम याद होगा 180 डेज कि पूरा CIRP जो है वो 180 डेज के अंदर में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो एक्सटेंशन भी मिल सकता है। कितने दिनों का? मैक्सिमम 90 डेज का। नाउ ये रेजोल्यूशन प्लान किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास आता था, वो उस प्लान को COC के पास, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास प्लेस करता था, वहां पे उसे अप्रूव किया जाता था और फिर वो भेज दिया जाता था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, मतलब NCLT के पास, करेक्ट। अब क्या आपने कभी सोचा कि सर क्या हो अगर इस 180 डेज के अंदर कोई रेजोल्यूशन प्लान सबमिट ही ना करे, या फिर 180 दिन बीत गए, ये 270 दिन, हमने 90 दिनों का और एक्स्ट्रा समय दे दिया, चलिए, लेकिन अभी भी किसी ने कोई रेजोल्यूशन प्लान जमा ही नहीं किया। या फिर आपने रेजोल्यूशन प्लान जमा किया था मगर वो डिस्क्रिमिनेटरी था, उसके अंदर हर किसी की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं था, तो इसीलिए NCLT ने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है भाई? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, उसके अंदर में बेसिकली कौन होता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, राइट। तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट तो देख लिया मगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट उन्होंने नहीं देखा, तो NCLT को लगा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है भाई। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का फायदा नहीं देख रहे, तो शायद उन्होंने आपके रेजोल्यूशन प्लान को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। या फिर उस COC ने, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने बोला कि भाई हमें कोई रेजोल्यूशन प्लान चाहिए ही नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को क्या करवाना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में क्या होगा? क्या जिंदगी भर ये कोशिश करते रहेंगे कि चलो कंपनी को रिवाइव कर लेते हैं? बोला नहीं। IBC के आने का कारण ही ये है कि यहाँ पे एक टाइम बाउंड सोल्यूशन आपको मिलेगा कि इतने दिनों के अंदर अगर आपने रिवाइव कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने इतने दिनों के अंदर रिवाइव नहीं किया, मतलब कि इस कंपनी को रिवाइव करना क्या है, मुश्किल है, नामुमकिन हो चुका है। अब हम इस कंपनी का क्या करेंगे? अब हम इस कंपनी का लिक्विडेशन कर देंगे, यानी कि इस कंपनी के अस्तित्व को हम खत्म कर देंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर में हमने सीखा था कि कैसे इस कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं, इस कंपनी को कैसे बचाया जा सकता है, और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि भाई अगर रिवाइव करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, कोई इसे अगर रिवाइव नहीं करना चाहता है, तो फिर क्या करे भैया? अब और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, अब इस कंपनी को आप क्या कर दो, लिक्विडेट कर दो, इसके अस्तित्व को खत्म कर दो, इसकी आइडेंटिटी को खत्म कर दो। लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन is considered to be the last resort in order to recover money। देखिए, पैसा रिकवर करने के लिए आपके पास आखिरी उपाय क्या है कि आप कंपनी का क्या करवा दो, लिक्विडेशन करवा दो। When the resolution plan has failed, रेजोल्यूशन प्लान वाला ऑप्शन क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, एंड नो अदर वे कुड बी अडॉप्टेड, देन डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी इज द ओनली रिजॉर्ट। समझ में आया? रेजोल्यूशन का तरीका आप अपना के देख चुके, वो फेल हो चुका है, अब आपके पास और कोई उपाय नहीं बचा, अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो अब आप क्या करोगे, उस कंपनी का डिसोल्यूशन करवा दोगे, यही आपके पास एक आखिरी रास्ता है। एन ऑक्शन इज कंडक्टेड वेयर द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज सोल्ड टू रियलाइज मनी टू रिटर्न टू द लेंडर्स। एक नीलामी करवाई जाएगी जहां पे कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे और बिकवा करके जो भी पैसा आएगा वो क्रेडिटर्स को वापस कर दिया जाएगा। चलिए, An attempt is first made to resolve the insolvency of corporate debtor through CIRP। पहले क्या कोशिश की जाती है कि पहले तो भाई हम उसे क्या कर ले, रिवाइव कर ले, उसे बचा ले। The provisions relating to liquidation comes into effect if the attempts to resolve fails। अगर रिजॉल्व करने की कोशिश आपकी नाकाम हो जाए, तब आप कहां पे जाते हो, लिक्विडेशन के अंदर में जाते हो। सेक्शन 33 ऑफ द कोड लिस्ट्स आउट द ट्रिगर्स फॉर इनिशिएटिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। कहते कि भाई आप लिक्विडेशन के लिए कब जाओगे, ठीक है। ऐसा क्या हो जाएगा कि अब
आप कहोगे कि भाई अब इस कंपनी के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विडेशन में चले जाते हैं, यही आखिरी उपाय है। देखो, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड। चलिए, ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस पीरियड कितना होता है, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन। हमने सीखा था कि जिस दिन आपका एप्लीकेशन एडमिट कर लिया जाए 180 दिन के अंदर आपको रिजॉल्व कर देना है। और द मैक्सिमम पीरियड परमिटेड फॉर कंप्लीशन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर सेक्शन 12, सेक्शन 12 के अंदर में जो मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ है ये कितना है, 180 प्लस 90 डेज। कि भाई 180 दिन में हम क्या कर सकते हैं, आपको 90 दिन का एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। और फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये फास्ट ट्रैक CIRP क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी कंपनीज है जो गवर्नमेंट ने IBC के अंदर सेक्शन 56 के अंदर में नोटिफाई करके रखी है कि भाई अगर इस तरीके की कोई कंपनी होगी तो उसका रेजोल्यूशन आपको 180 नहीं बल्कि 90 डेज के अंदर में कर देना है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा गया फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब वो कौन सी कैटेगरी की कंपनी है ये हमें अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। चलिए, तो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि भाई जितना समय आपको दिया जाना चाहिए, ठीक है, 180 डेज या 180 प्लस 90 डेज, या अगर ये फास्ट ट्रैक है तो 90 डेज का समय, जो भी मैक्सिमम टाइम है उस समय के अंदर क्या नहीं हुआ, डज नॉट रिसीव अ रेजोल्यूशन प्लान। लो भाई, किसी ने रेजोल्यूशन प्लान दिया ही नहीं, जमा ही नहीं किया, यानी कि कोई भी इस कंपनी को रिवाइव करने में इंटरेस्टेड नहीं है। या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट्स द रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31। चलिए, हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि डिस्क्रिमिनेटरी है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने अपने बारे में सोचा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बारे में नहीं सोचा। या फिर और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जहां पे आपके प्लान को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपने कोई रेजोल्यूशन प्लान दिया, बट अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि वो प्लान अच्छा नहीं है, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, या फिर फॉर एनी अदर रीजन इट में रिजेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान। चलिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आपके रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया अंडर सेक्शन 31 फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड देयरइन। तो ऐसे केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, इट शैल pass an order requiring the corporate debtor to be liquidated in the manner as laid down in this chapter। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी कि भैया इस कॉर्पोरेट डेटर को आप क्या करवा दो, लिक्विडेट करवा दो। ना मेरे पास क्लॉज ए के अंदर में कोई रेजोल्यूशन प्लान आया, या फिर अगर रेजोल्यूशन प्लान आया भी था तो क्लॉज बी के अंदर में मैंने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करता था। तो इसीलिए इट्स बेटर टू लिक्विडेट दिस एंटिटी, आप इस कॉर्पोरेट डेटर को क्या करवा दो, लिक्विडेट करवा दो। इश्यू अ पब्लिक अनाउंसमेंट स्टेटिंग दैट द कॉर्पोरेट डेटर इज इन लिक्विडेशन। आपको याद है कि IRP क्या करता था, विद इन 30 डेज एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता था कि सुनो भाई सुनो, ये जो कॉर्पोरेट डेटर है इसका क्या हो रहा है, CIRP हो रहा है। जब CIRP हुआ तो उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट आई। सिमिलरली जब लिक्विडेशन आया तो इसकी भी एक पब्लिक अनाउंसमेंट करवाई जाएगी कि भाई ये जो कॉर्पोरेट डेटर है, ये जो एंटिटी है, ये अब कौन से स्टेज में पहुंच चुका है, लिक्विडेशन के स्टेज में पहुंच चुका है। एंड रिक्वायर सच ऑर्डर टू बी सेंट टू द अथॉरिटी विथ विच द कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड। और ये लिक्विडेशन का ऑर्डर आप किसके पास जमा कराओ, हर उस अथॉरिटी के पास जहां पे कि ये कॉर्पोरेट डेटर रजिस्टर्ड है। मान लो कि ये कॉर्पोरेट डेटर एक NBFC है, तो हमें ये लिक्विडेशन का ऑर्डर किसके पास जमा करवाना पड़ेगा, सर RBI के पास। अगर ये कोई इंश्योरेंस कंपनी होती तो IRDA के पास जमा करवाते, ये अगर कोई स्टॉक मार्केट की इंटरमीडियरी होती तो सेबी के पास जमा करवाते। बात समझ में आ रही है, ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अभी तक हमने समझा कि सर फर्स्ट स्टेज इज टू रिवाइव एंड द सेकंड स्टेज इज लिक्विडेशन, इट इज अ लास्ट ऑप्शन, करेक्ट। ये लिक्विडेशन कब होगा, या तो आपके पास जो भी अलॉटेड टाइम है उस टाइम के अंदर कोई रेजोल्यूशन प्लान आया ही नहीं, या उस एक्सटेंडेड पीरियड में नहीं आया, या फिर रेजोल्यूशन प्लान आया भी था, COC ने अप्रूव किया, NCLT के पास जमा भी करवाया मगर उसने रिजेक्ट कर दिया। समझ में आया? तो NCLT क्या करेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द कॉर्पोरेट डेटर टू बी लिक्विडेटेड। एक पब्लिक अनाउंसमेंट करवाएगी कि भाई इसका क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है।
और कहेगी कि आप जहां जहां पे रजिस्टर्ड हो, जिस अथॉरिटी के पास आप रजिस्टर्ड हो, वहां पे इस ऑर्डर की कॉपी जमा करवा दीजिए। चलिए, इसके अलावा और कब आपके लिए लिक्विडेशन का ऑर्डर पास किया जाएगा? वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द CIRP बट बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। चलिए, रेजोल्यूशन प्लान के कंफर्म होने के पहले जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था, जो RP था, उसने क्या किया? इंटीमेट्स द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ COC। चलिए, खुद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने क्या किया? एक मीटिंग बुला करके ये डिसाइड किया कि भाई हमें रेजोल्यूशन प्लान के अंदर नहीं जाना, हम क्या करना चाहते हैं? इसका लिक्विडेशन करवाना चाहते हैं। तो NCLT कहेगा कि मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला कि आप इसको रिजॉल्व करो। आप क्रेडिटर्स हो, आप डिसाइड करो कि इस कंपनी के साथ क्या होना है। अगर आप कहते हो कि इसका लिक्विडेशन करवाना है तो हम इसका लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देंगे। यानी कि NCLT ने अभी तक क्या नहीं किया है? रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव नहीं किया है। वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एनी टाइम ड्यूरिंग द CIRP बट बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के पहले, ठीक है ना। एक बार NCLT ने आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया, एक बार NCLT ने आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया, उसके बाद आप लिक्विडेशन की एप्लीकेशन नहीं लगाओगे तो क्या करें कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या बताया? COC का डिसीजन बताया। क्या डिसीजन बताया? टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर। जाके बताया कि सर COC ने यह फैसला लिया है आज मीटिंग में कि इस कॉर्पोरेट डेटर को क्या कर दिया जाए? लिक्विडेट कर दिया जाए। और कितने लोगों ने यह फैसला लिया है? 66% वोटिंग शेयर। मतलब कि COC की मीटिंग हुई और 66% वोटिंग शेयर से यह तय हुआ कि हमें रेजोल्यूशन प्लान वाला रास्ता नहीं अपनाना, हमें इसका लिक्विडेशन करवाना है। चलिए, तो पहले कहा गया कि रेजोल्यूशन प्लान मिला ही नहीं। दूसरा कहा गया कि रेजोल्यूशन प्लान मिला, COC ने अप्रूव भी किया मगर NCLT ने रिजेक्ट कर दिया। तीसरा कहा गया कि COC ने क्या डिसाइड किया है कि हमें रेजोल्यूशन करवाना ही नहीं है। ठीक है, हमें रेजोल्यूशन करवाना ही नहीं है, हमें तो इसका लिक्विडेशन करवाना है। और क्या कहा? वेयर द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज कंट्रावीन्ड बाय द कंसर्न्ड कॉर्पोरेट डेटा। चलिए, ये और एक केस निकल के आया कि भाई COC ने रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया, वो प्लान NCLT के पास गया, NCLT ने भी अप्रूव कर दिया, मगर अब वो जो कॉर्पोरेट डेटर है उसे क्या करना चाहिए था? उस रेजोल्यूशन प्लान को फॉलो करना चाहिए था। भाई आपने पहले क्या किया? डिफॉल्ट कर दिया, पहले आपने पैसे चुकाए नहीं समय से। अब एक रेजोल्यूशन प्लान बना जिसके अंदर कहा गया कि आप इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में क्या करो? अपना पेमेंट कर दो। अब आप उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी नहीं कर रहे हो। समझ में आया? मतलब कि रेजोल्यूशन प्लान भी बन गया और आप इतने नालायक हो कि आप उस रेजोल्यूशन प्लान को भी क्या नहीं करते हो? फॉलो नहीं करते हो। अब क्या किया जाए? Where any resolution plan approved by the adjudicating authority is contravened by the concerned corporate debtor, then any person other than the corporate debtor, उस corporate debtor के अलावा कोई और इंसान, कोई भी, जिस किसी को भी इस चीज से क्या हुई है? तकलीफ हुई है, whose interests are prejudicially affected by such contravention may make an application to the adjudicating authority for a liquidation order। वो इंसान adjudicating authority के पास जाएगा, NCLT के पास जाएगा और कहेगा कि साहब हमने इसका रेजोल्यूशन प्लान भी बनवा दिया, हमने इसे रिवाइव करने की कोशिश भी की, मगर ये बहुत नालायक किस्म का कॉर्पोरेट डेटर है, ये उस रेजोल्यूशन प्लान को भी फॉलो नहीं कर रहा है, आप प्लीज इसके लिए क्या कर दो? लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दो। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिटरमाइंस दैट द कॉर्पोरेट डेटर हैज कंट्रावीन्ड द प्रोविजन। तो ये तय करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या वाकई में उस कॉर्पोरेट डेटर ने रेजोल्यूशन प्लान को कॉन्ट्रावीन किया है या नहीं किया है। और अगर उसे लगता है कि कॉर्पोरेट डेटर ने उस रेजोल्यूशन प्लान को तोड़ा है, उसको फॉलो नहीं किया है, तो वो क्या करेगा? एक लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगा। चलिए, और क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 52, व्हेन अ लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। ये बेसिकली क्या हो गया? मोराटोरियम के जैसा हो गया कि एक बार लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया जाए तो सेक्शन 52 के अलावा आपके ऊपर किसी तरीके का केस नहीं हो सकता, ना आप किसी तरीके का केस कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट अ सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स
may be instituted by the liquidator on behalf of the corporate debtor with prior approval of adjudicating authority. हाँ, कंपनी ये केस नहीं करेगी, वो कॉर्पोरेट डेटर खुद से केस नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे केस कौन कर सकता है? लिक्विडेटर. ये लिक्विडेटर कौन होता है सर? ये लिक्विडेटर क्या होता है? वही आरपी, वही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. जब तक सीआईआरपी चलती है तब तक इसे हम आरपी कहते हैं, और जैसे ही लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो जाता है, इस आरपी को हम क्या कहते हैं? लिक्विडेटर कहते हैं. चलिए, तो क्या कह दिया गया कि सेक्शन 52 के अलावा आपके ऊपर ना कोई केस होगा, ना आप कोई केस करोगे. हाँ, अगर ये केस करना हुआ तो कौन करेगा आपके बिहाफ पे? वो लिक्विडेटर कर सकता है. सेक्शन 52 के अंदर में क्या लिखी हुई है बात? यहां पे कुछ बात लिखी हुई है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में. ठीक है, ये हम 10 से 15 मिनट के बाद समझेंगे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में क्या बात लिखी हुई है सेक्शन 52 में. चलिए, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 shall not apply to legal proceedings in relation to such transactions as may be notified by the central government in consultation with any financial sector regulator. क्या कहना है कि भाई सेक्शन 33 सबसेक्शन 5 में कह दिया गया कि कोई केस वगैरह नहीं होगा, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ट्रांजैक्शन नोटिफाई किया है तो उसके लिए केस आप फाइल कर सकते हो. नेक्स्ट एक बात लिखी हुई है, The order for liquidation under this section shall be deemed to be a notice of discharge to the officers, employees and workmen of the corporate debtor. ठीक है, जैसे लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो जाएगा वैसे ही आपके जितने भी एम्प्लॉइज है, ऑफिसर्स है, वर्कमैन है, सबके सब क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, एक्सेप्ट व्हेन द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज कंटिन्यूड ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस बाय द लिक्विडेटर. हाँ, अगर लिक्विडेटर आपका बिजनेस कैरी ऑन करता है, कंटिन्यू करता है, तो आपके एम्प्लॉइज भी क्या करेंगे? वहां पे कंटिन्यू करेंगे, काम करेंगे, उन्हें पैसे भी मिलेंगे. चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. चलिए, तो सबसे पहले क्या कोशिश की जाती है कि उस कॉर्पोरेट डेटर को हम क्या कर ले? रिवाइव कर ले. करेक्ट. बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड है 180 डेज का या 180 प्लस 90 डेज का, या फिर फास्ट ट्रैक सीआईआरपी के अंदर में 90 डेज का, उस टाइम पीरियड के अंदर में क्या नहीं हुआ सर? उस टाइम पीरियड के अंदर में कोई रेजोल्यूशन प्लान मिला ही नहीं. बात समझ में आ रही है? हमें कोई रेजोल्यूशन प्लान मिला ही नहीं, या फिर रेजोल्यूशन प्लान मिला था, सीओसी ने अप्रूव कर दिया, मगर एनसीएलटी ने उसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, सीओसी ने अप्रूव किया बट एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया. या फिर खुद सीओसी ने क्या कहा कि भाई हमें रेजोल्यूशन करवाना ही नहीं है. या फिर सीओसी ने भी अप्रूव कर दिया, एनसीएलटी ने भी अप्रूव कर दिया, मगर उस कॉर्पोरेट डेटर ने क्या किया सर? उस कॉर्पोरेट डेटर ने आपके उस प्लान को कंट्रावीन कर दिया. ठीक है, देखो इतनी सी बात लिखी हुई थी यहां पे कि आप रिवाइव करने की कोशिश करते हो, बट अगर क्या हो कि रेजोल्यूशन प्लान मिले ही ना, या फिर मिले सीओसी अप्रूव भी कर दे, एनसीएलटी रिजेक्ट कर दे, या खुद सीओसी थक हार के क्या कहती है कि भाई हमें रेजोल्यूशन में जाना ही नहीं है, या फिर हर किसी ने अप्रूव कर दिया बट थक हार करके लास्ट में उस कॉर्पोरेट डेटर ने क्या कर दिया? उसको कॉन्ट्रावीन कर दिया. तो ऐसी हालत में अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करे? उसके पास और कोई उपाय नहीं बचता है, वो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगी. एक बार लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो जाए तो वापस से क्या आ जाएगा आपके पास? मोराटोरियम आ जाएगा. आपके खिलाफ ना कोई केस होगा, ना आप किसी के ऊपर कोई केस करोगे. हाँ, अगर करना भी है तो कौन करेगा आपके बिहाफ पे? आपका लिक्विडेटर. और ये लिक्विडेटर कौन होता है? ही इज बेसिकली द आरपी, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. चलिए, फिर बात लिखी लिक्विडेटर के अंडर सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 उसके पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है. ये नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट है. हमारे सिलेबस में इसको बस हाईलाइट किया गया कि सेक्शन 34 के अंदर क्या, सेक्शन 35 के अंदर में क्या है. वो ड्यूटीज एंड पावर्स हमें यहाँ पे नहीं समझने का है. फिर एक लिक्विडेशन एस्टेट बोल करके सेक्शन 36 के अंदर में. व्हाट इज लिक्विडेशन एस्टेट? जब आपकी लिक्विडेशन होगी तो आपके सारे के सारे एसेट्स क्या कर दिए जाएंगे? बेच दिए जाएंगे और पैसे रियलाइज किए जाएंगे. तो उन सारे के सारे एसेट्स की एक लिस्ट बनाई जाती है. Section 36 subsection 1 provides that for the purpose of liquidation, the liquidator shall form an estate of the assets, which will be called the liquidation estate in relation to the corporate debtor.
सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 फर्दर प्रोवाइड्स दैट द लिक्विडेटर शैल होल्ड द लिक्विडेशन एस्टेट एज अ फिड्यूशरी फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स, कि वो इन एसेट्स की एक लिस्ट बनाएगा और उन एसेट्स को होल्ड करके रखेगा किसके बेनिफिट के लिए, सारे क्रेडिटर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको वो पैसा दिया जाना है। चलिए अब एक नया कंसेप्ट आया हमारे सामने, वॉलंटरी लिक्विडेशन। चलिए वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या हुआ। अभी तक हमने सीखा कि अगर कोई डिफॉल्ट हो गया, ठीक है ना, अगर कोई डिफॉल्ट हो गया तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर वो ऑपरेशनल क्रेडिटर या खुद कॉर्पोरेट डेटर वो खुद जाएगा किसके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, और एप्लीकेशन करेगा कि भाई इसको क्या करना है, रिवाइव करना है, और रिवाइव ना हो पाए तो लिक्विडेशन करना है, ठीक है ना, रिवाइव करना है और रिवाइव ना हो पाए तो लिक्विडेशन करना है। बट यहां पे है वॉलंटरी लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 59। ये क्या कहता है कि कंपनी इज नॉट इंसॉल्वेंट, फिर भी वो क्या करना चाहती है, अपने आप को लिक्विडेट करना चाहती है। The IBC not only enables the insolvency proceedings of the insolvents but also contains provisions for solvent entities। बात समझ में आ रही है, मैं पूरी तरीके से सॉल्वेंट कंपनी हूं, मैं अपने पैसे चुका सकती हूं, फिर भी अब मुझे और बिजनेस करने का मन नहीं है, आई वॉन्ट टू सरेंडर माई बिजनेस, आई वॉन्ट टू क्लोज डाउन माई बिजनेस, ठीक है। सॉल्वेंट एंटिटीज दैट वांट टू सरेंडर देयर बिजनेसेस एंड रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन देयर बिजनेसेस, भाई आज के बाद हम बिजनेस नहीं करना चाहते। तो इंसॉल्वेंट एंटिटीज के बारे में अभी तक हमने पढ़ा था, ये वॉलंटरी लिक्विडेशन किसके लिए है, ये सॉल्वेंट एंटिटीज के लिए है जो अपना पैसा चुका सकती है फिर भी अब बिजनेस करने का मन नहीं रहा। चलिए क्या लिखा हुआ देखते हैं। अ कॉर्पोरेट पर्सन विल बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन इफ इट फुलफिल्स 2 मैंडेटरी कंडीशंस। चलिए आप वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए कब जा सकते हो, जब आपने 2 कंडीशंस फुलफिल कर ली हो। पहली, आइदर द कंपनी हैज नो डेट, चलिए या तो कंपनी के पास कोई डेट है ही नहीं, तो सर डेट ही नहीं है, कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है, और दैट इट विल बी एबल टू पे इट्स डेट इन फुल फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स टू बी सोल्ड इन द वॉलंटरी लिक्विडेशन। या फिर सर मेरे 100 करोड़ रुपए का डेट है, मैंने बाजार से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है, मगर मेरे एसेट बेच करके 10,000 करोड़ रुपए आएंगे, मैं आराम से वो क्या करूंगा, डेट रीपेमेंट कर दूंगा। या तो मेरा कोई डेट है नहीं, और अगर डेट है तो मैं आराम से क्या करूंगा, उस डेट का रीपेमेंट कर दूंगा। एंड द कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, और ये जो मैं लिक्विडेशन करवा रहा हूं, मेरा क्या इंटेंशन नहीं है, मैं किसी के साथ चीटिंग, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहता, जेन्युइनली मेरा काम करने का मन नहीं है, इसीलिए मैं क्या करवा रहा हूं, अपनी कंपनी को लिक्विडेट करवाना चाहता हूं। चलिए brief of procedure of voluntary liquidation of a corporate person under IBC is given below। voluntary liquidation का प्रोसीजर क्या है। स्टेप 1, सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशंस टू आरओसी। चलिए सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एक डिक्लेरेशन जमा करवाएगी किसके पास, आरओसी के पास। इस डिक्लेरेशन में क्या लिखा होगा, स्टेटिंग दैट द कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स ड्यूज एंड इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। चलिए वही बात कि हम अपने उधार, अपने डेट को वापस करने में क्या है, सक्षम है, कैपेबल है, और हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किसी को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं कर रहे। चलिए तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक डिक्लेरेशन जमा करवाया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग द प्रपोजल ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। आपने ये डिक्लेरेशन जमा करवा दिया, और डिक्लेरेशन जमा करवाने के बाद अब आपको क्या करनी है, आपको अपने शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलानी है, और उस मीटिंग के अंदर आपको क्या पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। ये मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए, ये रेजोल्यूशन आप कब तक पास कर लोगे, विद इन 4 वीक्स ऑफ द अफोरसेड डिक्लेरेशन। मतलब कि ये डिक्लेरेशन जिस दिन आपने फाइल किया है ना, इसके 4 हफ्तों के अंदर आपको क्या पास करवा लेना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेना है। इफ अ कॉर्पोरेट पर्सन ओज डेट्स, अप्रूवल ऑफ 2/3 मेजोरिटी क्रेडिटर्स वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। चलिए अगर कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, अगर कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, कहीं से कोई उधार नहीं लिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो सिंपली एसआर पास कर लीजिए, काम हो जाएगा। और अगर कंपनी का डेट भी लिया हुआ है, बाजार से उधार लिया हुआ है, तो चलिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना है, और आपको अपने क्रेडिटर्स का भी रेजोल्यूशन पास करवाना है। क्रेडिटर्स का कैसा रेजोल्यूशन, 2/3 यानी कि वही 66%।
तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्रेडिटर्स का, अगर आपका कोई डेट है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट इनवाइटिंग क्लेम्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। चलिए, ये काम तो हम हमेशा करते हैं कि जैसे ही हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमें क्या करना है, अपना वॉलंटरी लिक्विडेशन करवाना है, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर लिया। अब इस स्पेशल रेजोल्यूशन के पास करने के बाद हम क्या करेंगे, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे कि सुनो भाई लोग, जिस किसी को भी मेरी कंपनी से कोई भी पैसा मिलने वाला है, आपको लगता है कि आपको मेरी कंपनी से 1 भी रुपया मिलने वाला है, तो आप क्या करो, मेरे पास अपना क्लेम भिजवा दो विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 5 days ऑफ सच अप्रूवल। यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन से 5 दिन के अंदर आप क्या करवा दोगे, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करवा दोगे। स्पेशल रेजोल्यूशन के 5 दिन के अंदर आप एक पब्लिक अनाउंसमेंट करवा दोगे जिसके अंदर आप सारे स्टेक होल्डर्स का, चाहे वो क्रेडिटर हो, एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, आप हर किसी को बोलते हो कि भाई जिस किसी को भी कोई भी पैसा मांगना है, आप मेरे पास अपना क्लेम भिजवा दो। नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटीमेट द आरओसी एंड द बोर्ड अबाउट द अप्रूवल विद इन 7 days ऑफ सच अप्रूवल। यानी कि इस स्पेशल रेजोल्यूशन से 7 days के अंदर आप किसको बता दो, आरओसी को बता दोगे और आईबीबीआई को बता दोगे। ठीक है, आप आरओसी को बता दोगे और आईबीबीआई को बता दोगे। चलिए, तो अभी तक हमने क्या समझा कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आरओसी के पास एक डिक्लेरेशन जमा करवाओगे कि भाई हम अपने पैसे चुकाने में समर्थ हैं, कैपेबल है। इस डिक्लेरेशन के 4 हफ्ते के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है, अप्रूवल लेना है अपने शेयर होल्डर्स का, और अगर आपकी कंपनी के ऊपर कोई डेट है तो आपको 2/3 क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल लेना है। जिस दिन आपने अप्रूवल लिया उसके 5 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, और 7 days के अंदर क्या करना है, 7 days कब से, पब्लिक अनाउंसमेंट से नहीं, उस स्पेशल रेजोल्यूशन से, वहां से आपको 7 दिन के अंदर क्या करना है, आरओसी को भी बताना है और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को भी बताना है कि सर हमारी कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया है। उसके बाद आपका जो आरपी है वो क्या करेगा, प्रिपरेशन ऑफ अ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, एस्टिमेट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड सबमिशन ऑफ द सेम टू द कॉर्पोरेट पर्सन विद इन 45 days ऑफ सच अप्रूवल। चलिए, 45 days के अंदर आप अपनी कंपनी का एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाओगे कि भाई कितना रुपए इक्विटी है, कितना रुपए डिवेंचर है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, कितना मेरा कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश आउटफ्लो होगा, आप पूरा का पूरा हिसाब बनाते हो विद इन हाउ मेनी डेज, 45 days ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। चलिए, नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिपरेशन ऑफ अ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स विद इन 45 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम्स। चलिए, आपने एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया था कि भाई जिसका भी जो भी क्लेम है कंपनी के पास भेज दो। आपने उसमें एक डेट स्पेसिफाई की होगी कि भाई आपको अपना क्लेम इतने दिनों के अंदर भेज देना है। तो जो भी आपने लास्ट डेट स्पेसिफाई की होगी, मान लो आपने 25 मई को ये पब्लिक अनाउंसमेंट किया, तो आपने उसमें डेट दी कि भाई आप अपना क्लेम कब तक भिजवा दो, 25 जून तक भिजवा दो। तो जो भी 25 जून आपका लास्ट डेट है, वहां से 30 दिन के अंदर आपको क्या कर लेना है, 30 दिन के अंदर आपको उनके क्लेम्स को वेरीफाई कर लेना है, और जो लास्ट डेट है वहां से 45 days के अंदर आपको क्या कर लेना है, एक लिस्ट बना लेनी है स्टेक होल्डर्स की। चलिए, नेक्स्ट इज ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। इसके बाद आप एक बैंक अकाउंट खुलवाइए जिसके अंदर में कौन सा पैसा रिसीव करेगी कंपनी, एसेट बेच करके जो भी पैसा आएगा या फिर जो भी पैसा कंपनी को मिलने वाला है, उस कॉर्पोरेटर को मिलने वाला है, वो पैसा आप उस बैंक अकाउंट में जमा करवाओगे। फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑल मनीज ड्यू टू द कॉर्पोरेट पर्सन, जो मुझे मिलने वाला है वो पैसा मैं उस अलग एक स्पेशल बैंक अकाउंट के अंदर में जमा करवाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू सेल द एसेट्स, रिकवर द मनीज ड्यू टू कॉर्पोरेट पर्सन, रियलाइजेशन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल और अनपेड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। चलिए, इसके बाद आप क्या करोगे, कंपनी को जो भी पैसा मिलने वाला है वो पैसा रियलाइज करने की कोशिश करोगे, वो पैसा आप उठाने की कोशिश करोगे। फिर क्या होगा, जब आपके पास पैसे आ गए तो अब क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स विद इन 6 months फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट टू द स्टेक होल्डर्स। जब आपके पास पैसे आ गए उसके 6 महीने के अंदर आप क्या करो, वो पैसा किसके अंदर बांट दो, आप अपने क्रेडिटर्स के अंदर, अपने स्टेक होल्डर्स के अंदर वो पैसा डिवाइड कर दो। जब आपका ये सारा काम हो चुका है तब आप एक फाइनल रिपोर्ट जमा करोगे किसके पास, सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट बाय द लिक्विडेटर टू द कॉर्पोरेट पर्सन, आरओसी एंड द बोर्ड। उस कंपनी को भी एक रिपोर्ट देगा, आरओसी को भी बताएगा और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को भी बताएगा कि भाई मैंने सारा काम
खत्म कर दिया है। एंड एन एप्लीकेशन विल बी मेड टू दी NCLT फॉर डिसोल्यूशन कि सर अब आप क्या करिए, इसको डिसोल्यूशन करवा दीजिए, इसको आप डिसॉल्व करवा दीजिए, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। फिर NCLT का ऑर्डर पास करेगी डिसोल्यूशन का। सबमिशन ऑफ NCLT ऑर्डर रिगार्डिंग डिसोल्यूशन टू द कंसर्न ROC विद इन 14 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन NCLT ने डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया उसके 14 दिनों के अंदर आप उसकी एक कॉपी ROC के पास जमा करवा दीजिए। प्रोसेस इज कंप्लीट। ठीक है, वापस से देख लेते क्या प्रोसेस, बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम आपको क्या करना था, आपको एक डिक्लेरेशन जमा करवाना था। किसके पास? ROC के पास। उस डिक्लेरेशन में आप क्या कह रहे थे कि सर मेरा कोई डेट ड्यू नहीं है, और अगर है तो उस डेट का मैं क्या कर दूंगा, रिपेमेंट कर दूंगा। और ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, किसी को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं कर रहा हूं सर। चलिए दूसरे स्टेप के अंदर में हमने क्या सीखा कि जिस दिन आपने ये डिक्लेरेशन जमा करवाया वहां से 4 हफ्ते के अंदर कंपनी क्या करेगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। और अगर उस कंपनी के अंदर कोई डेट है तो 2/3 क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल लेगी। चलिए जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया उस दिन से लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई। उसके 5 दिन के अंदर आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना है और सारे ही स्टेक होल्डर्स का क्लेम मंगवाना है। 7 डेज के अंदर आपको क्या करना है, ROC को इन्फॉर्म करना है और IBBI को इन्फॉर्म करना है। पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, इंटीमेशन टू ROC एंड बोर्ड विद इन 5 डेज, विद इन 7 डेज। चलिए फिर आप एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाओगे कि कंपनी की क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है। आपने जो भी लास्ट डेट दिया था क्लेम्स रिसीव करने का, उस लास्ट डेट के बाद 30 डेज के अंदर आप उनको वेरीफाई कर लोगे और 45 डेज के अंदर आप क्या कर लोगे, एक लिस्ट बना लोगे। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स विद इन 30 डेज, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट विद इन 45 डेज। फिर आप क्या करोगे, एक बैंक अकाउंट खुलवाओगे और उस बैंक अकाउंट के अंदर में जितने भी पैसे आपको मिलने वाले हैं वो जमा करोगे। आप अपने सारे के सारे एसेट्स बेचोगे, सारी की सारी लायबिलिटीज चुका दोगे। कितने दिनों के अंदर में? 6 मंथ्स के अंदर में। फिर आप किसको बताओगे, वो लिक्विडेटर इन्फॉर्म करेगा कॉर्पोरेट पर्सन को, ROC को और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को। और एप्लीकेशन करेगा किसके पास, NCLT के पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। अब NCLT डिसोल्यूशन का एक ऑर्डर पास करेगी और उस डिसोल्यूशन के ऑर्डर को आपको क्या करना है, ROC के पास जमा करवा देना विद इन हाउ मेनी डेज, 14 डेज। चलिए तो ये था वॉलंटरी लिक्विडेशन का प्रोसीजर। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आप खुद से घर पे देख लेना, जो हमने अभी डिटेल में पढ़ा है उसी चीज को समराइज्ड वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि आपका पूरा का पूरा वॉलंटरी लिक्विडेशन कब तक खत्म हो जाना चाहिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट क्या थी, जिस दिन आपका SR पास हुआ है, इट वॉज द कमेंसमेंट डेट। वहां से 12 महीने के अंदर आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए अब यहां पे एक बात लिखी हुई है, वाटरफॉल अरेंजमेंट। व्हाट इज वाटरफॉल अरेंजमेंट? व्हाट इज वाटरफॉल अरेंजमेंट? चलिए आपकी कंपनी का लिक्विडेशन होने जा रहा है, आपकी कंपनी का लिक्विडेशन होने जा रहा है, यानी कि आपकी कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पहले आप किसकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करोगे? क्या पहले आप सरकार को पैसा दोगे, या अपने एम्प्लॉइज को दोगे, या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दोगे, अनसिक्योर्ड को दोगे? आप किसको दोगे? बात समझ में आ रही है? आप किस ऑर्डर में पेमेंट करोगे, दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल अरेंजमेंट। नाउ व्हाई वाटरफॉल अरेंजमेंट? आपने अगर कभी पानी का झरना देखा होगा तो उसका पानी जो है वो एकदम से ऊपर से नीचे आके नहीं गिरता, करेक्ट? वो एक पत्थर पे गिरता है, फिर वहां से किसी दूसरे पत्थर पे गिरता है, इस तरीके से वो डिवाइड होते होते नीचे आता है, करेक्ट? इसीलिए क्या कहा गया इसे वाटरफॉल अरेंजमेंट, कि पहले आप किसी को दोगे, फिर वहां से किसी के पास जाएगा, वहां से किसी और के पास जाएगा। सेक्शन 53 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स फॉर द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन एंड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए प्रायोरिटी, पहले आप किसको दोगे? दिस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी is notwithstanding anything contrary which is contained in any other central or state law। भारत के किसी भी सेंट्रल या स्टेट लॉ में कुछ भी लिखा हो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सेक्शन 53 में लिख दिया गया है आपको वही फॉलो करना है। दिस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इज ऑल्सो नोन एज वाटरफॉल अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए इसे वाटरफॉल अरेंजमेंट भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि क्या मैनर है, पहले किसका पैसा दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले पैसा दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट। मतलब कि इस CIRP का या फिर लिक्विडेशन के प्रोसेस का जो भी खर्चा लगा है
उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो पैसा है आप पहले वो सारे पैसा चुकाइए। उसने इतनी मेहनत करी, आप पहले उसका पैसा चुकाओ। उसके बाद फॉलोइंग डेट्स शिल रैंक इक्वली बिटवीन एंड अमंग द फॉलोइंग। अब ये जो 1 और 2 है, इन दोनों को बराबर बराबर पैसा मिलेगा। ठीक है, मान लो कि इसका भी 50,000 है और इसका भी 50,000 है। कंपनी के अंदर सिर्फ 80,000 बचे तो दोनों को 40-40 मिल जाएंगे। बात समझ में? कंपनी के अंदर सिर्फ 80,000 बचे, दोनों को 50-50 देना, तो कैसे दिया जाएगा? दोनों को 40-40 मिलेंगे, दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। चलिए, वर्कमेंस ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। मतलब लिक्विडेशन का कमेंसमेंट का डेट कब होता है? जब एसआर पास हुआ, या फिर जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया कि चलो इसको क्या करते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं अंडर सेक्शन 33 जो हमने शुरुआत में पढ़ा आज के वीडियो में। तो जो भी लिक्विडेशन का कमेंसमेंट डेट है, वहां से मान लो कि दिस इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट, यहां से 24 मंथ्स पुराना पैसा, इस ड्यूरेशन का पैसा आपको क्या कर देना है? देना है अंडर पॉइंट बी। किसको देना है? वर्कमैन का। मतलब कि कोई फैक्ट्री में काम करता है, उन लोग का पैसा आप पहले दोगे। जो आपके यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है, जो आपके यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी काम करता है, उनका पैसा बाद में दोगे। डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द इवेंट सच सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रिलिंक्विश्ड सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 52। देखो सेक्शन 52 थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वहां पे कि सेक्शन 52 के अलावा केस हो सकता है या नहीं हो सकता। सो सेक्शन 52 के अलावा केस नहीं होगा, सेक्शन 52 में हो सकता है। सेक्शन 52 क्या बात करता है कि अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या है? मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था? 10 करोड़ रुपए का लोन दिया था और कंपनी ने एक लैंड रखा था मॉर्गेज के तौर पे कि भाई अगर मैं आपका पैसा नहीं चुका पाया तो आप क्या करना है, ये लैंड उठा के ले जाना, बेच देना और अपना पैसा रिकवर कर लेना। बट एसबीआई ने क्या बोला? एसबीआई ने बोला कि भाई ये लैंड मैं कंपनी को ही दे देती हूँ। ये लैंड मैं किसको दे देती हूँ? कंपनी को दे देती हूँ। मतलब कि उसने अपनी सिक्योरिटी को क्या कर दिया? रिलिंक्विश कर दिया। मतलब उसने अपनी सिक्योरिटी का त्याग कर दिया, बोला कि मुझे लैंड नहीं चाहिए। अब इस त्याग करने की वजह से क्या हुआ? इस त्याग करने की वजह से यह हुआ कि आज के दिन में कंपनी का जो भी एसेट वगैरह बेच के पैसा आएगा, सबसे पहले किसको दिया जाएगा? एसबीआई को दिया जाएगा। उसके त्याग के बदले उसको क्या दिया जा रहा है? प्रेफरेंस दिया जा रहा है। सर क्या फायदा हो रहा है एसबीआई को? फायदा ये हो रहा है कि अगर 10 करोड़ का इसका डेट था, जमीन बेच करके अगर सिर्फ 4 करोड़ मिलते हैं तो बाद बाकी का 6 करोड़ रुपया एसबीआई को कब दिया जाएगा? उसका प्रेफरेंस बहुत नीचे आने वाला है। यानी कि आपको सिर्फ 4 करोड़ रुपए जो आपको एसेट बेच करके मिला वो आप एंजॉय करिए, बाद बाकी 6 करोड़ रुपए आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। बट सिंस मैंने क्या कर दिया? रिलिंक्विश कर दिया। अब ये लैंड बेच के कितना पैसा आता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कौन सी कैटेगरी में रखा गया? आई एम द सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड कैटेगरी। बात समझ में आ रही है? देखो सबसे पहले आप क्या पैसा दोगे? इंसॉल्वेंसी का जो भी खर्चा है वो दोगे। उसके बाद आप 2 लोगों में पैसा डिवाइड करोगे, वर्कमैन के अंदर और सिक्योर्ड क्रेडिटर। कौन सा सिक्योर्ड क्रेडिटर? जिसने अपना सिक्योरिटी क्या किया है? रिलिंक्विश किया है। ठीक है, वर्कमैन को कितने दिनों का पैसा दोगे? सर पिछले 10 सालों का नहीं, पिछले 2 साल का। चलो नेक्स्ट आप किसका पैसा दोगे? वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज और टू एम्प्लॉइज अदर देन वर्कमैन। चलो वर्कमैन के अलावा जो लोग हैं अब आप उनका पैसा दोगे, लेकिन कितने दिनों का? मैक्सिमम पिछले 12 मंथ्स का, पिछले 12 महीने का पैसा दोगे फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ठीक है ना, जिस दिन लिक्विडेशन की कमेंसमेंट डेट है उससे 12 महीने पहले का, वर्कमैन को 24 मंथ्स का, एम्प्लॉइज को 12 मंथ्स का। ये थर्ड कैटेगरी के अंदर है। चलो फोर्थ कैटेगरी में किसका आया? देखो अब फिनेंशियल डेट्स और टू अनसिक्योर्ड। चलो अब अनसिक्योर्ड वाला का पैसा दिया जाएगा। उसके बाद फॉलोइंग ड्यूज शैल रैंक इक्वली बिटवीन दी फॉलोइंग। अब इन लोग को इक्वली पैसा मिलेगा। किसको किसको? एनी अमाउंट ड्यू टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। चलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा मिलने वाला है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर किन लोगों का? जिन्होंने रिलिंक्विश नहीं किया था। बात समझ में आ रही? अगर आपने रिलिंक्विश कर दिया तो देखो आप सेकंड में आए, और अगर आपने रिलिंक्विश नहीं किया, 10 करोड़ का एसेट बेच के आपको 4 करोड़ मिला, तो बाद बाकी का 6 करोड़ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये कौन से लेवल पे डिसाइड होगा? 5th वाले लेवल पे डिसाइड होगा। बात समझ में आ रहा है? एनी अमाउंट ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसको अपना सिक्योरिटी एनफोर्स करने के बाद भी पैसा रिकवर नहीं हो पाया। इसके अलावा एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज। ठीक है, अब 24 मंथ्स के पहले का अगर किसी वर्कमैन का पैसा बाकी है, 12 मंथ्स के पहले का अगर किसी एम्प्लॉय का पैसा बाकी है, वो सारे पैसे कहां पे आएंगे? पॉइंट नंबर एफ के अंदर में आएंगे। बाद बाकी सारे आप पैसे पॉइंट नंबर एफ के अंदर देखे जाएंगे।
और हर तरीके का डेट चुका देने के बाद अब बारी आएगी किसकी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। कुछ पैसा बचा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दीजिए, और अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा आप रिटर्न कर दीजिए। चलिए, समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले किसको दिया जाएगा? इंसॉल्वेंसी का कॉस्ट। उसके बाद इक्वली डिवाइड होगा किसके बीच में? वर्कमैन ड्यूज पिछले 24 मंथ्स का, और उन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जिन्होंने क्या किया था, अपना सिक्योरिटी को रिलिंक्विश किया था। उसके बाद किसको पैसा दिया जाएगा? सर, उसके बाद दिया जाएगा उन एम्प्लॉइज को जो वर्कमैन नहीं है, और कितने दिनों का? पुराने 12 महीने का। उसके बाद दिया जाएगा अनसिक्योर्ड वालों को। उसके बाद इक्वली दिया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, और उन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जिन्होंने अपना सिक्योरिटी को रिलिंक्विश नहीं किया था। इसके बाद बाकी डेट्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो दिस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इज नोन एज द वाटरफॉल अरेंजमेंट। चलिए, डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। Once the assets are completely liquidated, the liquidator shall make an application to the tribunal. The tribunal shall pass necessary order to dissolve the corporate debtor. ठीक है, this is the entire process and it is a time bound process. उधर पे 180 plus 90 days का, यहाँ पे 12 months का. I guess these things are very much clear to everyone. Now we are moving towards the last portion of this chapter, that is winding up, and it is very easy. चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि वाइंडिंग अप होती क्या है। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी और LLP। चलिए, ये लिक्विडेशन के जैसा ही आपको लगेगा कि वाइंडिंग अप का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया जाए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आर रियलाइज्ड, लायबिलिटीज आर पेड ऑफ एंड एनी सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंट्रीब्यूटरीज। और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आप अपने शेयर होल्डर्स के अंदर, मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। वंस द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज कन्विंस्ड that these processes are completed, the entity is dissolved. ये सारा काम करने के बाद आप वापस से किसके पास जाओगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी के पास जाओगे। अगर उसे लगता है कि आपके एसेट्स आपने बेच दिए है, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दिया है, जो भी बैलेंस बचा था आपने कंट्रीब्यूटर्स के बीच में डिवाइड कर दिया है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। चलिए, ड्यूरिंग वाइंडिंग अप द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और LLP इज इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटर एंड नॉट द गवर्निंग बॉडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए, साफ हमें पता है कि एक बार कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हो जाए, लिक्विडेशन शुरू हो जाए, तो सारे के सारे पावर्स अब किसके हाथों में चले जाते हैं? लिक्विडेटर के हाथों में चले जाते हैं। However, the assets and liabilities still belong to the company until dissolution takes place. जब तक डिसॉल्व नहीं होता तब तक वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मालिक कौन है? वो लिक्विडेटर नहीं है। लिक्विडेटर जस्ट उनको मैनेज करता है, मालिक अभी भी कौन है? कंपनी है। On dissolution, the entity loses its legal existence. Difference between winding up and dissolution. Winding up क्या होता है और dissolution क्या होता है? देखो, Many times winding up and dissolution are used interchangeably. बहुत लोग winding up और dissolution को एक ही समझते हैं, but this is not correct. Winding up is the process of selling of assets, paying up of liabilities, है ना? और dissolution क्या है? जब कोर्ट ऑर्डर पास करके ये तय कर दे, ये डिक्लेयर कर दे कि भाई ये कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, तब आपका dissolution होता है। Winding up is the first stage of ending the legal existence. In this stage, assets are sold, liabilities are paid off, surplus is distributed. Dissolution is the final stage, जहां पे by an act of law the legal existence comes to an end. Winding up is handled by a liquidator or insolvency professional. Winding up का काम कौन करता है? लिक्विडेटर। Dissolution का काम कौन करेगा? Dissolution सिर्फ और सिर्फ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्रेडिटर्स कब तक अपना पैसा मांग सकते हैं? जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। एक बार डिसोल्यूशन हो गया, उसके बाद कंपनी इस दुनिया में नहीं रही, आप पैसा मांग नहीं पाओगे। Creditors can prove their claims during winding up, not on dissolution. Winding up need not result in dissolution in all cases. जरूरी नहीं कि आपका वाइंडिंग अप हुआ है तो डिसोल्यूशन हो सकता है कि आपके एसेट्स बेच दिए गए हैं, अब किसी और कंपनी ने आपको अपने अंदर क्या कर लिया? मर्ज कर लिया, अमलगमेट कर लिया। A company which is in winding up can be taken over or amalgamated by any other entity or company which will result in the company coming out of winding up process. बात समझ में आया? जब आपका वाइंडिंग अप हो रहा था उसी समय किसी कंपनी ने आपको टेक ओवर कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि आपका डिसोल्यूशन हो। याद करने का कॉन्सेप्ट से यहां पे अब कि एनसीएलटी कब आपका वाइंडिंग अप करता है? एज पर सेक्शन 271 अ कंपनी में बी वुंड अप बाय द ट्राइब्यूनल इन द फॉलोइंग केसेस। देयर आर 5 केसेस। सी, पहला, खुद कंपनी ने क्या पास किया? स्पेशल रेजोल्यूशन कि भाई हम क्या कर लेते हैं ना, वाइंडिंग अप करवा लेते हैं। इफ द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, security of the state, friendly relationship with
अदर फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी और मोरालिटी। अगर कंपनी ने ऐसा कोई काम किया जिससे कि देश की आन बान शान को नुकसान हो रहा है तो उस कंपनी को क्या करवा दिया जाएगा, वाइंड अप करवा दिया जाएगा। इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द आरओसी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। चलिए, क्या लग रहा है एनसीएलटी को कि कंपनी ने कैसा काम किया है, फ्रॉडुलेंट काम किया है, और द कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर अ फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस। समझ में आ रहा है? और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, या फिर उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने कोई तरीके का फ्रॉड किया है। दैट इट इज प्रॉपर दैट द कंपनी बी वुंड अप। चलिए, if the company has made a default in filing with the registrar its financial statements or annual return for immediately preceding 5 consecutive financial years, आपने लगातार पिछले 5 साल से, ब्रेक करके नहीं, लगातार पिछले 5 साल से आपने क्या नहीं किया है, आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न जमा नहीं करवाया है, किसके पास, आरओसी के पास। या फिर if the tribunal is of the opinion that it is just an equitable that the company should be wound up, अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि आपको बंद कर देना ही क्या होगा, सही होगा, तो आपको क्या करवा दिया जाएगा, वाइंड अप करवा दिया जाएगा। तो चलिए, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। और सेक्शन 271 के अंदर ट्राइब्यूनल कब आपका वाइंडिंग अप करेगी, उसके 5 केसेस थे। अगर खुद कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, या फिर कंपनी ने ऐसा कोई काम किया जो भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ है, या फिर आप कोई फ्रॉडुलेंट काम करते हो, या फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न जमा नहीं करवाया पिछले 5 साल, लगातार 5 सालों से, या फिर अगर एनसीएलटी को लगता है कि इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। ठीक है, चलिए अब बात आई कि ये पिटिशन कौन फाइल करेगा ट्राइब्यूनल के पास। ये भी आपको याद कर लेना है। एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्संस, खुद कंपनी या एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटरी और कंट्रीब्यूटरीज, उसके कोई मेंबर्स वगैरह, ऑल और एनी ऑफ द पर्संस स्पेसिफाइड, चाहे वो दोनों मिलकर भी कर सकता है, आरओसी भी कर सकता है, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड कोई पर्सन, या फिर इन केस फॉलिंग अंडर क्लॉज बी। क्लॉज बी के अंदर कौन सा पॉइंट था, इंडिया के इंटीग्रिटी वाला पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है। चलिए देख लेते हैं। ये जो पॉइंट नंबर बी है, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपके खिलाफ केस फाइल कर सकती है। तो चलिए, कौन ये पिटिशन देगा वाइंडिंग अप के लिए, कंपनी या कोई कंट्रीब्यूटरी, या फिर ये सारे लोग मिलके, या रजिस्ट्रार, या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर कोई पर्सन ऑथराइज किया गया था, या खुद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, अगर पॉइंट नंबर बी वाला मामला है तो। अ पिटिशन कैन बी फाइल्ड बाय आरओसी ओनली विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, आरओसी खुद से कोई पिटिशन फाइल नहीं कर सकता, पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके आनी पड़ेगी। एनी पिटिशन फाइल्ड इन दिस सेक्शन शैल बी सर्व्ड ऑन द आरओसी and the ROC shall submit his views to the tribunal within 60 days of receipt of such petition। सेक्शन 271 के अंदर अगर कोई भी पिटिशन फाइल किया गया है एनसीएलटी के पास, तो उसकी एक कॉपी आपको आरओसी के पास भी जमा करवानी पड़ेगी। हाँ, अगर खुद आरओसी ने ही कंप्लेन फाइल किया था, अगर खुद किसने फाइल किया था ये कंप्लेन, आरओसी ने, तो फिर आरओसी के पास कोई कॉपी जमा करवाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी कि एनी पिटिशन फाइल्ड अंडर दिस सेक्शन अपार्ट फ्रॉम दैट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार हिमसेल्फ, जो खुद आरओसी ने जमा करवाया है उसकी कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बाद बाकी जितने भी पिटिशंस है, इट शैल बी सर्व्ड ऑन द आरओसी, और आरओसी उसके ऊपर अपना कमेंट पास ऑन करेगा विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज। चलिए, जिस दिन एनसीएलटी को आपका पिटिशन मिला उसके 90 डेज के अंदर, विद इन 90 डेज एनसीएलटी क्या करेगा, वो अपना फैसला सुनाएगा, पास एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। क्या फैसला सुनाएगा, डिसमिस इट, या तो उसको डिसमिस कर देगा कि नहीं आप बकवास कर रहे हो, इस कंपनी ने ऐसा कोई भी भारत के खिलाफ नारा नहीं लगाया, कुछ नहीं कहा, भारत की इंटीग्रिटी के साथ इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, आपका गलत मानना है, हम इस कंपनी के वाइंडिंग अप नहीं करवाएंगे। मेक एनी इंटरिम ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। इंटरिम ऑर्डर मतलब कि अभी तक एनसीएलटी ये डिसाइड नहीं कर पाया कि वाइंडिंग अप करना है या नहीं करना है, बट बीच में ही वो एक ऑर्डर पास ऑन कर देगा कि चलो जब तक मैं इस केस को क्या नहीं कर लेता, फाइनलाइज नहीं कर लेता, तब तक आप जो भी है कंपनी के लोग प्रेस में जाकर के कुछ बात नहीं कहेंगे, या कोई बात ऐसी है जो आपको मना कर देगा, प्रोहिबिट कर देगा। ठीक है, अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी टिल द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। चलिए, एनसीएलटी ने मन बना लिया है कि वाइंडिंग अप करवाना है, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, तो वो क्या करेगा, एक पल के लिए एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा। मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विद और विदाउट कॉस्ट। चलिए, या फिर वो क्या कह देगा कि चलो भाई इस कंपनी का क्या करवा दो, वाइंडिंग अप करवा दो, वो आपके एप्लीकेशन से, आपके पिटिशन से सेटिस्फाइड हो चुका है, या फिर एनी अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। या तो आपके एप्लीकेशन को
डिसमिस कर देगा, या फिर वो आपकी वाइंडिंग का ऑर्डर पास कर देगा, या फिर वो कोई इंटरिम ऑर्डर दे सकता है, कोई प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करवा सकता है, या कोई और ऑर्डर भी पास कर सकता है। हाँ, प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंट करने के पहले वो क्या करेगा, वो कंपनी को एक मौका देगा सुनवाई का, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर। द लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द ट्राइब्यूनल अ रिपोर्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विद इन 60 डेज। वो लिक्विडेटर क्या करेगा, 60 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, किसके पास, ट्राइब्यूनल के पास। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा, नेचर एंड डिटेल्स ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग देयर लोकेशन एंड वैल्यू, स्टेटिंग सेपरेटली द कैश बैलेंस इन हैंड एंड इन बैंक इफ एनी, एंड द नेगोशिएबल सिक्योरिटीज इफ एनी हेल्ड बाय द कंपनी। कि भाई कंपनी के पास कितने रुपए के एसेट्स है, किस जगह पे है, कितने वैल्यू के है, कैश कितना है और बैंक में पैसे कितने हैं। इसके अलावा एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द एसेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कि उन एसेट्स की आज के दिन पे वैल्यू कितनी है। अमाउंट ऑफ कैपिटल इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। चलिए, कंपनी का इश्यूड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब कितना है और पेड अप कैपिटल कितना है। एग्जिस्टिंग एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। चलिए, कंपनी की एग्जिस्टिंग कितनी लाइबिलिटीज है और कंटिंजेंट वो लाइबिलिटीज जो फ्यूचर में राइज हो सकती है। डेट्स ड्यू टू द कंपनी एंड द नेम्स, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्संस फ्रॉम whom दे आर ड्यू। वो पैसा जो कंपनी को मिलने वाला है, डेटर्स की लिस्ट मांग रहे हैं यहाँ पे। गारंटीज इफ एनी एक्सटेंडेड बाय द कंपनी। चलिए, कंपनी ने लोन नहीं दिया था मगर किसी के फेवर में गारंटी दी थी, तो उस गारंटी की डिटेल दे दीजिए। लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, मेंबर्स की लिस्ट, एंड ड्यूज इफ एनी पेबल बाय देम। चलिए, और अगर कोई कॉल्स का पैसा आना बाकी है तो उसकी भी डिटेल बता दीजिए। डिटेल्स ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, डिटेल्स ऑफ सब्सिस्टिंग contracts, joint ventures and collaborations, details of all holding in subsidiary companies, details of all legal cases filed by or against the company, and any other information which the tribunal may direct or the company liquidator may consider necessary to include। चलिए, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 60 दिन के अंदर जमा करवाने हैं। When the affairs have been completely wound up, the company liquidator shall make an application to tribunal for dissolution of the company। ये सारा काम होने के बाद वो लिक्विडेटर आपका एनसीएलटी के पास जाएगा और एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि भाई अब आप इस कंपनी को क्या करवा दो, डिसॉल्व करवा दो। द ट्राइब्यूनल शैल ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द लिक्विडेटर और व्हेन द ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, मेक एन ऑर्डर दैट द कंपनी बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर एंड द कंपनी शैल बी डिसॉल्व अकॉर्डिंगली। चलिए, तो ये वाइंडिंग अप का भी प्रोसीजर हो गया हमारा। दिस चैप्टर इज नाउ ओवर। होप दैट द एंटायर content is clear to everyone. In case there is any doubt, please let me know. Thank you.